तो गाइस आज की स्टोरी एक ऐसे बंदे के ऊपर बेस्ड है जिसको सुनने के बाद तुम्हारा रोम रोम तृप्त हो जाएगा। सच में इस स्टोरी को सुनने के बाद तुम सिर्फ एक ही बात बोलोगे। तो भाई इस कहानी में एक ऐसा बंदा होता है जिसने पिछली जिंदगी में जिस लड़की से नफरत की, उसी लड़की ने उससे जान से भी ज्यादा प्यार किया और इस बात का एहसास उसे मरते समय हुआ था। बिना किसी देरी के इस कहानी का पहला एपिसोड शुरू करते हैं। और हाँ, तुम्हें ये कहानी मेरी वॉइस में सुननी है तो कमेंट करना मत भूलना। जिस लड़की को मैं पूरी जिंदगी गलत समझता रहा, मेरी मौत के बाद वही मेरी कब्र के सामने सबसे ज्यादा रोई थी। वह घंटों घुटनों के बल बैठी रही, उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी ने किया था तो वह वही थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मैं मर चुका था। पर किस्मत ने मुझे एक और मौका दे दिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं अपने अतीत में वापस आ चुका था और इस बार मैंने कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी नहीं खोऊंगा। इसलिए उसी रात मैं चुपके से उसके कमरे में घुस गया और उसके बिस्तर में जाकर छिप गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि अगले ही पल वह बॉडीगार्ड्स को आदेश देने वाली है, इस आदमी को कंबल समेत बाहर फेंक दो। मैं अभी बाहर निकलकर सफाई देने ही वाला था कि बॉडीगार्ड्स ने कंबल को खींचना शुरू कर दिया। मैं लुढ़क कर बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। मैं बिस्तर का सहारा लेकर खड़ा हुआ और शिकायत भरे स्वर में बोला, तो तुम सच में मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? मेंग जियाओ ने जब देखा कि वह मैं हूँ तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वह लगभग अपने सबसे प्यारे इंसान को ही बाहर फेंकवा देती। उसने गहरी सांस ली, फिर मेरे पास आकर मुझे कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा मेरी छाती से सट गया। फिर उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों से कहा, सब बाहर जाओ। बटलर, झांग, नौकर और बॉडीगार्ड्स तुरंत कमरे से निकल गए। मैंने नाराज होकर पूछा, अभी तुम सच में मुझे बाहर फेंकवाना चाहती थी ना? मैंने सब सुन लिया था। मेंग जियाओ ने मेरी कमर को पकड़ते हुए धीरे से कहा, मुझे कैसे पता होता कि वहां तुम लेटे हो? मैं नाटक करते हुए बोला, लगता है अब तुम मुझसे ऊब गई हो। वह तुरंत और कसकर मुझसे लिपट गई। किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं चाहती? मैं अच्छी तरह जानता था कि वह मुझे कितना चाहती है। वह तो मुझे सिर आंखों पर बिठाने को तैयार रहती थी। अच्छा, माफ कर दो, लेकिन तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? मैं समझ सकता था कि वह क्या सोच रही है। पहले मैं उससे इतना दूर रहता था कि जानबूझकर उसके कमरे के पास भी नहीं जाता था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि बिस्तर पर मैं नहीं हो सकता। मैं मुस्कुराकर बोला, क्योंकि यहाँ तुम्हारी खुशबू आती है। फिर मैंने सीधे पूछा, जियाओ, क्या मैं आज तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? वह कुछ पल के लिए चुप रह गई और फिर बोली, अपने कमरे में जाकर सो। क्या? वह मुंह से तो ऐसा कह रही थी, लेकिन मुझे भगाने का कोई इरादा नहीं था। उल्टा उसने जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैंने मासूम चेहरा बनाकर कहा, लेकिन अकेले सोऊंगा तो बुरे सपने आएंगे। आखिरकार मेंग जियाओ मान गई। उसने अलमारी से एक तकिया निकाला और बिस्तर पर फेंक दिया। मैं मन ही मन सोचने लगा, पिछले जन्म में मैं उसकी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाया। मरने के बाद ही मुझे पता चला कि मेंग परिवार की तीसरी बेटी मेरे लिए कितना रोई थी। वह मेरी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोती रही। लेकिन अब मैं दोबारा जन्म ले चुका था। अब मैं सिर्फ उसके साथ एक नई जिंदगी चाहता था। मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मेंग जियाओ बिस्तर पर आई, मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका शरीर तुरंत सख्त हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने खुद उसे गले लगाया है। इस बार मैं किसी दूसरी लड़की के लिए उससे मिन्नतें नहीं कर रहा था और न ही उसे छोड़कर जाने की जिद कर रहा था। धीरे धीरे मेरी आंखें भारी होने लगीं और मैं सो गया। मेंग जियाओ काफी देर तक मुझे देखती रही। उसका हाथ मेरे कपड़ों को पकड़े रहा। फिर मुझे सपना आने लगा। मैंने फिर अपनी मौत और अपना अंतिम संस्कार देखा। मैंने उस महिला को देखा जो व्हील चेयर पर बैठी थी और मेरे लिए रो रही थी। मेरे माथे पर ठंडा पसीना था। उसकी आंखों में दर्द भरा हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अच्छे डरो मत, मैं यहीं हूँ। फिर उसने मेरे होठों के किनारे एक हल्का सा चुंबन दिया और मैं चैन से सो गया। अगली सुबह उठते ही मैंने नौकरों को बुलाया, मेरे कमरे का सारा सामान तीसरी मिस के कमरे में पहुंचा दो। जब पत्नी से इतना प्यार करना है तो साथ रहना भी पड़ेगा। अलग अलग कमरों में रहने का क्या मतलब? बटलर झांग मेरा आदेश सुनकर परेशान हो गया। उसे डर था कि कहीं मैं उनकी मालकिन को फिर से चोट न पहुंचा दूं, क्योंकि पहले मैं अक्सर मेंग जियाओ को दुख देता था। ऊपर से उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उसे गंभीर बाइपोलर डिसऑर्डर था। एक बार जब उसका दौरा पड़ा था तब कई बॉडीगार्ड या तो मारे गए थे या बुरी तरह घायल हुए थे। बटलर झांग तुरंत मेंग जियाओ के पास गया। वह अभी अभी जागी थी। जब उसे पता चला कि मैं अपना सामान उसके कमरे में लाना चाहता हूं तो उसने बिना झिझक कहा, अगर अचेंग आना चाहता है तो उसे आने दो, बस ध्यान रखना कि उसके हाथ न लग जाए। ये सोचकर ही कि अब मैं उसके साथ रहने वाला हूँ, वह बेहद खुश हो गई। बटलर कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, अचेंग ऐसा नहीं करेगा। उधर मैं घर में बैठा अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। तभी फोन बजा। कॉल लू परिवार के मुखिया की थी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से चिढ़ी हुई आवाज आई। मेरे लिए उसमें जरा भी अपनापन नहीं था। लिन चेन, जल्दी कोई तरीका निकालो और येबाई को वापस लेकर आओ। जिस प्यारे बेटे की उसे इतनी चिंता थी वह था लू येबाई, लू परिवार का असली वारिस। और मैं सिर्फ गोद लिया हुआ बेटा था, नाम का बेटा। असल में मेरी हैसियत नौकर से भी बदतर थी। कुछ महीने पहले जब उसका कारोबार घाटे में गया था तो उसने मुझे एक 80 साल से ज्यादा उम्र की अमीर बूढ़ी औरत को बेचने तक की कोशिश की थी। तभी मेंग जियाओ मुझे अपने साथ हाफ माउंटेन विला ले आई थी। मैं हंसकर बोला, लू येबाई को बचाना है? ठीक है, लेकिन अफसोस तीसरी मिस मेरी बात नहीं मानती। अब मैं क्या करूं? पिछले जन्म में लू येबाई ने ही कार दुर्घटना करवाकर मुझे
मरवाया था। अब वही लोग मुझसे उसे बचाने की भीख मांग रहे थे। मैं तो चाहता था कि वह अब भी मर जाए। फोन के दूसरी तरफ से गुस्से भरी चीख सुनाई दी, लिन चेन, यीबाई घर नहीं आ पा रहा, इसकी वजह तुम हो। लेकिन मैं सच्चाई कभी नहीं भूल सकता था। लू यीबाई ने मुझे फंसाया था, मेंग जियाओ को भी नुकसान पहुंचाया था और फिर झूठी हमदर्दी दिखाकर मुझे उसके साथ भागने के लिए उकसाया था। आखिर मेंग जियाओ ने हम दोनों को पकड़ लिया। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने लू यीबाई और जियांग नाम की उस धोखेबाज लड़की को पकड़कर बुरी तरह सजा। फोन पर फिर आवाज आई, लिन चेन, जल्दी कोई रास्ता निकालो और यीबाई को घर वापस लाओ। उसकी घमंडी और हुक्म चलाने वाली आवाज सुनकर मैं हंस पड़ा। जब उसे खुद मरना है तो अब कोई उसे नहीं बचा सकता। मैंने सीधे फोन काट दिया और होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मैं लू यीबाई को कभी नहीं छोड़ूंगा। पूरे लू परिवार को खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या वह आदमी आज रात तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरी बहन, तुम उसकी बातों में मत आना, वह तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, गु न्यानन ने घबरा कर कहा। मेंग जियाओ की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। तीसरी बहन, खुद को धोखा मत दो। लिंग चेन जैसे आदमी कितने हथकंडे अपनाते हैं तुम अच्छी तरह जानती हो। गु न्यानन को सब याद था। 3 महीने पहले लिंग चेन खिड़की से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था और उसने चाकू से जियाओ की बांह भी घायल कर दी थी। 1 महीने पहले उसने एक चूहा पकड़कर जियाओ के बेडरूम में छोड़ दिया था। इन कुछ महीनों में मेंग जियाओ ने उसकी हरकतों को हमेशा बर्दाश्त किया। चाहे वह उसे कितनी भी चोट पहुंचाए, वह किसी को भी उस आदमी की एक उंगली तक छूने नहीं देती थी। यहाँ तक कि पिछली बार जब लिंग चेन की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, तब भी सबसे पहले उसने उसी की रक्षा की थी। गु न्यानन समझ नहीं पाती थी कि आखिर ऐसा क्या है उस आदमी में कि तीसरी मिस उस पर इतना मेहरबान है। तीसरी बहन, वह फिर वही पुरानी चाल चल रहा है। अपनी शक्ल सूरत का फायदा उठाकर तुम्हें फंसाना चाहता है। जैसे ही तुम भरोसा करोगी वह तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन मेंग जियाओ बस शांत बैठी रही। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, चुप हो जाओ। गु न्यानन कुछ और कहना चाहती थी मगर मेंग जियाओ की तीखी नजर उस पर पड़ी। अगर एक शब्द और बोली तो तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगी डॉक्टर बनकर काम करने। चाहे आज चेन किसी भी मकसद से मेरे करीब आए, जब तक वह मेरे पास आने को तैयार है मैं उसे पूरी दुनिया दे सकती हूँ। मैं वापस पहाड़ी वाली हवेली में लौट आया। आंगन में अकेला बैठा रहा। दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। पूरा दिन बीत गया लेकिन जियाओ कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने आखिरकार बटलर झांग से पूछा, तीसरी मिस आखिर कब लौटेंगी? झांग बटलर ने स्पष्ट सा जवाब दिया, जब उनका काम खत्म हो जाएगा तब लौट आएंगे। ये जवाब सुनकर मैंने बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। इतने कम लोग मुझे रोक नहीं सकते थे। अगर मैं चाहता तो किसी भी समय निकल सकता था। पिछली जिंदगी में मैं इसलिए नहीं भागा था क्योंकि मुझे डर था कि मेरे जाने के बाद मेंग जियाओ लू परिवार पर हमला कर देगी। लेकिन सच तो यह था कि मेरी लड़ने की क्षमता के सामने ये 10 बॉडीगार्ड मिलकर भी कुछ नहीं थे। मैं कुछ देर मुख्य दरवाजे की तरफ देखता रहा। तभी एक कार धीरे धीरे अंदर आई। कार से एक परिचित आकृति उतरी। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैं तुरंत उसकी ओर दौड़ा। तुम वापस आ गई। मेंग जियाओ कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैंने उसकी कमर पकड़ ली। मैंने चुपके से उसकी तरफ देखा और पाया कि उसके गाल हल्के लाल हो गए थे। आचेन ने मुझे गले लगाया और खुद से लगाया। ये सोचते ही उसे उस रात की याद आ गई। उस रात जब मेंग जियाओ कमरे में लौटी थी, मैं एक भयानक दुःस्वप्न में फंसा हुआ था। सपने में बिजली चमक रही थी, तेज बारिश हो रही थी। ठंडे कब्रिस्तान में मेंग जियाओ मेरी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठी रो रही थी। मैं डर से पूरी तरह गिर गया था। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे बिस्तर के पास खड़ी मुझे देख रही है। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं, उंगलियां कांप रही थीं, होठों पर दर्द भरी मुस्कान थी। अचानक मैं चीखते हुए उठ बैठा। आंख खुलते ही मैंने मेंग जियाओ को देखा। बिना कुछ सोचे मैंने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा पकड़ ले। मेंग जियाओ का शरीर एकदम अकड़ गया। फिर उसने सावधानी से मुझे वापस गले लगा लिया। बुरा सपना देखा? बहुत डरावना सपना था। जियाओ, मुझे छोड़कर मत जाना। चेन, मत डरो। चाहे मुझे सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेंग जियाओ ने प्यार से मेरी पीठ थपथपाई, मुझे शांत करने की कोशिश की, फिर कंबल ठीक से उड़ा दिया। मैंने दयनीय चेहरा बनाकर कहा, मुझे अकेले सोने से डर लग रहा है। मेंग जियाओ ने कुछ देर सोचा, तो मैं कल तुम्हारे लिए एक मनोवैज्ञानिक बुला देती हूँ। मैं तुरंत निरुत्तर रह गया। बस मुझे गले लगाकर सो जाना इतना मुश्किल है क्या? सचमुच लकड़ी जैसी लड़की है। मेरा नाराज चेहरा देखकर भी उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत कहा। वह सावधानी से बोली, तो क्या मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं? मैंने मजबूरी में सिर हिला दिया। वह बुक शेल्फ से एक किताब निकाल लाई। शुरुआत में कहानी सामान्य थी, कुछ पुराने किस्से और कहानियां, लेकिन धीरे धीरे कहानी का अंदाज बदल गया। बहुत समय पहले एक सीधा सादा विद्वान था। उसे दुनिया की बुराइयों का कोई ज्ञान नहीं था। उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और बाहर की एक लोमड़ी जैसी औरत के बहकावे में आ गया। अंत में उसने अपनी दोनों टांगें गंवा दी। मैं पूरी तरह अवाक रह गया। ये आखिर कैसी कहानी थी? तभी मुझे समझ आया। मेंग जियाओ जानबूझकर ऐसा कर रही थी। वह मेरे भागने के विचार को जड़ से खत्म करना चाहती थी। वह मुझे साफ संदेश देना चाहती थी, भागने का मत सोचना, कभी मत सोचना। आज्ञा नहीं मानी तो टांगें टूट जाएंगी। मैंने तुरंत कहा, बस अब नहीं सुनना, मुझे सोना है। अगर और सुना तो सच में मानसिक आघात हो जाएगा। ये कहकर मैंने कंबल सिर पर खींच लिया। अगले दिन मैं बोरियत में ड्राइंग रूम में बैठा था। दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे कि तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, भैया, आखिरकार मैं आपसे मिल ही गया। मैंने सिर उठाकर देखा। जैसे ही मैंने ऊपर देखा,
लू यीबाई तेजी से विला के अंदर घुसा और सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उसे अपनी ओर भागते हुए देखकर मेरी आंखें तुरंत ठंडी पड़ गईं। आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। लू यीबाई ने आते ही मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने दुखड़े रोने लगा। मैंने पहले आपकी भागने में मदद की थी, लेकिन थर्ड मिस के लोगों ने मुझे पकड़ लिया और कालकोठरी में बंद कर दिया। मेंग जियाओ तो एक राक्षस है। उसने न सिर्फ मुझे कैद किया बल्कि लोगों से जियांग जियांग दीदी को भी बुरी तरह पिटवाया। वह एक ठंडी और जहरीली औरत है, कोई भी क्रूर काम कर सकती है। लू यीबाई को अपने कानों में लगातार बकबक करते सुनकर मैंने उसे कनखियों से देखा। लू यीबाई को लगा कि मेरी यह नजर मेंग जियाओ के प्रति नफरत की वजह से है, इसलिए वह और भी जोश में आकर मुझे उकसाने लगा। भैया, आपको नहीं पता, जियांग जियांग दीदी की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। मेंग जियाओ बेहद निर्दयी है। भैया, आपको किसी भी तरह जियांग जियांग दीदी को बचाना होगा। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, लेकिन मेरे चेहरे पर न चिंता थी और न ही घबराहट। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अभी तक मरा नहीं। लू यीबाई वहीं स्तब्ध रह गया। भैया, आप क्या कह रहे हैं? वो जियांग जियांग दीदी हैं। आप कैसे उन्हें काल कोठरी में बंद देखकर भी कुछ नहीं कर सकते? मैं उसे सोच समझकर घूरने लगा। सचमुच नहीं कर सकता। उस घटिया आदमी को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? सिर्फ कैद कर देना तो बिल्कुल भी काफी नहीं है। उसी समय कमरे के बाहर गु नियननियन ने मेंग जियाओ का हाथ कसकर पकड़ रखा था। तीसरी बहन, जल्दी देखो। लिंग चैन ने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। जहां वे दोनों खड़ी थीं, वहां से ड्राइंग रूम का पूरा दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। असल में वह गु न्यान थी, जिसने चोरी छिपे लू यीबाई को तहखाने से बाहर निकाला था और उसे इस विला में ले आई थी। वह मेरी असलियत उजागर करना चाहती थी। मैंने कहा था ना, लिंग चेन इस दौरान तुम्हें धोखा दे रहा है। वह सिर्फ नाटक कर रहा है ताकि तुम उस औरत जियांग जियांग को छोड़ दो। गु न्यान के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, मानो उसने कोई बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया। उसे विश्वास था कि इस बार मेंग जियाओ मेरी सच्चाई जरूर देख लेगी। मेंग जियाओ वहीं खड़ी रही, लेकिन उसके शरीर से निकलती ठंडी आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। क्या आ चेन सच में सिर्फ मुझे धोखा दे रहा था? अगर मैं उसकी टांगे तोड़ दूं तो क्या वह हमेशा मेरे पास रहेगा? मुझे अभी तक आसपास मंडरा रहे खतरे का एहसास नहीं हुआ था। पिछले जन्म में मेंग जियाओ ने लू यीबाई और जियांग जियांग को तभी छोड़ा था जब मैंने अपनी जान देने की धमकी दी थी। इस बार मैंने उनके लिए एक शब्द तक नहीं कहा। फिर भी उसने लू यीबाई को अंदर आने दिया। लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि वह खुद मेरे सामने आ गया था, इसलिए मैं इस घटिया जोड़ी को आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। मैंने ठंडी हंसी हंसी। वाह, तुम तो सच में मेरे प्यारे छोटे भाई हो। लू यीबाई ने तुरंत त्याग की मूर्ति बनने का नाटक किया। भैया, अगर आपकी बाकी जिंदगी खुशहाल हो सके तो मेरा थोड़ा कष्ट सह लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आप और जियांग जियांग दीदी साथ भाग सकते हैं, मैं यहाँ रहकर आपके बदले सारी यातनाएं सह लूंगा। ऊपर दूसरी मंजिल के गलियारे में खड़ी मेंग जियाओ का चेहरा और भी ठंडा हो गया। तो आचेन अब किसी और आदमी को मेरे पास भेजकर मुझे फुसलाने की कोशिश कर रहा है। वह मन ही मन कड़वी हंसी हंसी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, उसके दिल में मेरे लिए जरा भी कद्र नहीं है। जब मैं चुप रहा तो लू यीबाई ने आदेश देने वाले लहजे में कहा, जब तीसरी मिस वापस आइए तो तुम भूख हड़ताल कर देना और उन्हें मजबूर करना कि मुझे यहाँ आधिकारिक तौर पर रहने दें। मैं हंस पड़ा। भूख हड़ताल? कितना घटिया तरीका है लू यीबाई। इससे अच्छा तो मैं तुम्हें मार ही दूं, फिर तुम्हारी लाश हमेशा यहीं रह जाएगी। लू यीबाई कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैंने उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। उसके पैर हवा में बेतहाशा छटपटाने लगे। वह पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत मेरे सामने चींटी से ज्यादा नहीं थी। आसपास के नौकर यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। कोई भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं कर पाया। दूसरी मंजिल पर खड़ी गु न्यान घबरा गई। ये दोनों अचानक आपस में क्यों लड़ने लगे? इन्हें तो मिलकर भागने की योजना बनानी चाहिए थी। लेकिन जिस चीज ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी वह थी मेरी आंखों में भरी असली हत्या की इच्छा। दूसरी तरफ मेंग जियाओ पूरी तरह शांत थी। उसके होंठों पर हल्की सी दिलचस्प मुस्कान भी थी। जब लू यीबाई का दम घुटने लगा तब मैंने उसे छोड़ दिया। वह कीचड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से खांसने लगा। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने पास रखी एक तेज बागवानी कैंची उठा ली। तीसरी मिस को ऐसे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं जो इधर उधर भागते फिरे। तुम्हारी हालत अभी काफी नहीं है, आओ मैं खुद मदद कर देता हूँ। इतना कहकर मैंने कैंची कसकर पकड़ ली। अगले ही पल लू यीबाई की टांग में भयानक दर्द उठा। वह डर के मारे पीछे हटने लगा और चीख पड़ा, नहीं मेरे पास मत आओ। मैं हाथ में कैंची लिए उसकी ओर बढ़ता गया। तुम तो तीसरी मिस के पास हमेशा रहना चाहते थे ना, फिर अब पीछे क्यों हट रहे हो? पिछले जन्म में लू यीबाई ने मुझे मारने के लिए आग लगाई थी। मुझे बचाने के लिए मेंग जियाओ ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और उसकी दोनों टांगें हमेशा के लिए बेकार हो गई थी। उस दर्द को याद करते ही मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था। इस जन्म में मैं पहले लू यीबाई को अपंग बनाऊंगा और अपनी जियाओ के लिए बदला लूंगा। विला के सभी नौकर भय से कांप रहे थे। वे सिर्फ देखते रहे कि कैसे लू यीबाई की टांगें खून और मांस का ढेर बनती जा रही थी। तभी मेंग जियाओ ठंडे चेहरे के साथ दरवाजे से अंदर आई। आचेन मेरी बात सुनो, पहले कैंची नीचे रख दो, कहीं खुद को चोट मत पहुंचा लेना। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में अब भी गहरी नफरत थी। लू यीबाई ने तुरंत पीड़ित बनने का नाटक शुरू कर दिया। भैया, पिछली बार मैं आपकी भागने की योजना में मदद नहीं कर पाया,
लेकिन उसके लिए इतना नाराज होने की क्या जरूरत है। फिर उसने मेंग जियाओ की ओर देखा। तीसरी मिस, मेरे भाई को बस जियांग जियांग दीदी की बहुत याद आ रही है, कृपया उन्हें दोष मत दीजिए, उन्होंने गुस्से में आकर मुझ पर हमला कर दिया। मैंने उसे बर्फ जैसी ठंडी नजरों से घूरा। इतना खून बहने के बावजूद वह जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि यही उसका आखिरी मौका था आधे पहाड़ वाले इस आलीशान विला में टिके रहने और मेंग जियाओ को फंसाने का। वह जख्म पकड़कर कराहने लगा। तीसरी मिस, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी घिनौनी एक्टिंग देखकर मेरा मन खराब हो गया। चुप रहो बेशर्म कहीं के, मेरी तीसरी मिस को फंसाने की कोशिश मत करो। मेरी बात सुनते ही मेंग जियाओ का शरीर हल्का सा कांप उठा। मेरी तीसरी मिस, उसकी नम आंखों में अविश्वास और खुशी एक साथ चमक उठी। क्या उसने आखिरकार खुद स्वीकार कर लिया कि वह मेरा है? तभी मेरी नजर मेंग जियाओ पर पड़ी और मेरा दिल धक से रह गया, बर्बाद हो गया। अभी अभी मैंने इतना हिंसक और निर्दयी व्यवहार किया था, कहीं उसके सामने मेरी सारी अच्छी छवि तो नहीं टूट गई? मैं घबरा कर उसकी तरफ मुड़ा और बेचैनी से अपने होंठ काटने लगा। मैं अभी जो हुआ वह सच में जानबूझकर नहीं था।